हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको हमने बता दिया था परसेंटेज के पार्ट 1 या पार्ट 2 करके हमने कुछ आपको बताया था। उसमें हम आपको यही चीज़ बताया था कि ये जो डेसिमल में रहता है ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठिन होता है। क्यों कठिन होता है आप इसको भली बात जानते हैं। कोई चीज़ लिखा है 0.375, तो आप ये लगातार जो अंक होती हैं ये कटते नहीं हैं। और कुछ भी लिखा है 0.42, ये सब संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका लास्ट क्या है, इसका अंत क्या है। इसके लिए हम इसीलिए कुछ अच्छे नियम के द्वारा हम आपको ज़रूर सिखा दिए हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। हमने आपको बता भी दिया था इसका वैल्यू क्या होता है, 1/7 होता है। इसी प्रकार से हम गुणज करके आपको काफ़ी कुछ बता दिए हैं। आप उसको जस्ट पहले वीडियो में आप उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसका यूज यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो जो डेसिमल को हम फ्रैक्शन में बदले हैं वो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जुड़े हुए सवाल ज़्यादा ही कुछ आएंगे। तो चलो, आप तो ये तो ज़रूर जानते होंगे कि यदि कोई वस्तु का मूल्य है और उसकी खपत क्या है, उसका यूज जो है इतना हो रहा है, तो निश्चित है कि वो उसके खर्चा में आ जाएगा, उसका खपत में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हम आपको ज़रूर कुछ सिखाना चाह रहे हैं। चलो, इसका इंग्लिश इसे पी से लिख लेते हैं, इसे सी से, इसे ई से, क्योंकि ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको पता चल गया। दूसरी बात हमारी ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कहीं पर सवाल ज़रूर एक सवाल ऐसे आता है कि यहाँ पर खर्चा क्या है, नियत है क्या है। यदि खर्चा नियत हो जाता है तो एक बड़ा बढ़िया सवाल बनता है। उसमें देखिए, चलो हम खर्चा को नियत मान लेते हैं। P × C बराबर नियत ही लिख देता हूँ। ठीक है, यदि ये नियत हो गया तो आप ये बताइए कि C उधर जाएगा। ठीक है, तो C जो हो जाएगा वो नियत का अपान C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियत का अपान C हो जाएगा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि P जो है कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट और ये जो बराबर होता है, ये मिला के अनुक्रमानुपाती बनता है। आप कभी फिजिक्स से जब पढ़े होंगे तो आपको जानकारी हो जाता है। कोई कांस्टेंट के साथ इक्वल जो होता है वो उसका अनुक्रमानुपाती होता है, और ऐसे भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ जो सिद्ध होकर आई है, इससे ये पता चलता है जो प्राइस होता है वो कंजम्पशन का बिल्कुल क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। वो बिल्कुल उल्टा होगा, उसका जो अनुपात होगा, क्योंकि ये भिन्न में दिया गया है ना, तो इसीलिए अनुपात की आपको खास ज़रूरत है। हम कह रहे हैं यदि प्राइस का रेशियो 1:2 है तो हम कह सकते हैं कि जो खपत का रेशियो वो 2:1 का होगा। तो बताइए कितना ही अच्छा रहेगा ना। मतलब प्राइस का रेशियो आपको दिया है तो आप खपत का रेशियो ऐसे ही जान गए। कब? लेकिन ध्यान देना, जब इसमें खर्चा नियत हो तब। ठीक है, दूसरा भी तरीका हो सकता है। अब आप ये पूछेंगे कि मान लीजिए खर्चा के बजाय खपत क्या हो जाए, नियत हो जाए। चलो, खपत को हम नियत करते हैं, P हो गया, और खपत को नियत करें। ठीक है, खपत नियत हो तो, अगर खपत नियत हो तो फिर क्या करें? चलो, P और ये नियत हो गया, नियत और इक्वल खर्चा। ठीक है, यानी E। तो ये हो गया। तो आप कह सकते हैं ये नियत और इक्वल ये मल्टीप्लाई है, तो ये कहाँ चला जाएगा? भाग में ये प्राइस चला जाएगा। तो इसमें दूसरा भी तरीके से भी हो सकता है, इसमें ये अनुपातिक का भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट जो होता है ये लगातार बढ़ने की बात करता है, जिससे इसमें इस खर्चे, कई प्रकार के खर्चे हैं, तो उसका खर्च का भी उसी प्रकार से होता है। E1 E2 करके हो जाता है, E1/E2 हो जाएगा, और P1/P2 और P2/P1 हो जाएगा। तो ये भी इसी प्रकार से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अनुपात है। तो उसमें अगर ऐसा कुछ रहेगा तो इसमें E1 E2 करके यानी खर्चा कई दे सकते हैं और उसके प्राइस कई दे सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित है फिलहाल ज़्यादातर सवाल इस चीज़ के नियत पर आता है, खर्चा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वही हिसाब से आता है। ठीक, और दूसरी बात ये भी हो जाएगा कि यदि नियत और ये इक्वल यहाँ भी हो गए, यदि नियत और इक्वल को हम मिला लें तो हम कह सकते हैं E जो होगा यानी प्राइस जो होगा वो खर्चा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर जो है खपत हमारा नियत हो जाएगा
खपत यदि हमारा खपत ही नियत हो जाएगा तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो खर्चा के बिल्कुल बराबर होगा। जिस प्रकार से प्राइस बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारा खर्चा भी बढ़ेगा। आप देख रहे हैं ना, इसका संबंध आपको ये दिख रहा है ना कि ये P जो है उसका जो होता है, जो अनुक्रमानुपाती है, यानी आप कह सकते हैं प्रोपोर्शनल, P प्रोपोर्शनल जो E बता रहा है, इसका मतलब यही बता रहा है जिस दर से अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार उसका भी हो सकता है, अगर P क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बाकी अगर कई जगह ये हो जाता है, कई मान दिए रहते हैं तो वो उसमें खर्चा कई दिए रहते हैं, दो खर्चे दिए रहते हैं और प्राइस 2 दिए रहते हैं, तो उसका ये भी सूत्र उसमें बन जाएगा। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में ये आपको मिल सकता है। ठीक, चलो जल्दी से इसे मिटाते हैं और देखते हैं। अब इसमें एक आता है सक्सेसिव केस के जैसे सवाल। अगर अनुपात में अगर ऐसे दिया हो मूल इंटू खपत, यानी कोई भी सूत्र दिया हो, यदि वो मल्टीप्लाई में दिया हो, मल्टीप्लाई से अगर जुड़ा हुआ कोई सूत्र है, उसमें सक्सेसिव केस लगता है। क्या लगता है? सक्सेसिव केस। सक्सेसिव जो केस होता है वो ही बड़ा ही अच्छा होता है। सक्सेसिव केस जान लीजिए किस में लगता है, जब कोई भी सूत्र मल्टीपल का होता है उसमें तुरंत ही लग जाता है और बड़ा ही आसान होता है। जैसा कि आपको हम बता दिए हैं कि जो फ्रैक्शन में बनाने के बाद ही आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। जैसे कोई हम सवाल आपको बताते हैं, एक सवाल इसमें लिया गया है, जैसे लिया गया है किसी वस्तु के मूल्य में 37.5% की कमी कर दीजिए। ठीक है, कोई वस्तु है, वस्तु के मूल्य में 37.5% की कमी। ठीक, ये हो गया। और दूसरी और तथा खपत में 71.3/7% वृद्धि हो गई। ठीक, इतना हो गई। ठीक, उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, यानी उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा, उसके खर्च में परिवर्तन पूछ रहा है, यानी खर्चा पूछ रहा है। इसमें ये चीज़ नहीं बोला, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें कोई चीज़ कांस्टेंट है। खैर ये सवाल है, इसमें कांस्टेंट नहीं बोल रहा है, तो हम अपने सूत्र के जिस प्रकार से सूत्र लिखा है उस हिसाब से हम लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें लगेगा क्या? सक्सेसिव केस। ये आपको बड़ा ही आसान रहेगा। चलिए सबसे पहले हम प्राइस यानी मूल्य को हम 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 37 सही 1/2 हम आपको पहले बता चुके हैं। और इसको हम बनाने के लिए ये कितना हो जाएगा? 75/2। परसेंटेज में ये है। ठीक है, परसेंटेज 1/100, परसेंटेज हटाने के लिए 1/25, 23 75, 25 को 100 यानी 3/8। ये हमारा किस में बन गया? फ्रैक्शन में यानी भिन्न में तैयार है। ठीक है, और अब देखिए जो हमारी खपत है वो कितना है? 71 सही 3/7%। इसको भी बना सकते हैं आप, 7 एकम 7, ठीक, 7/7 यानी 497 और 3 पूरा 500/7 हो जाएगा। 500/7 और परसेंटेज मतलब 1/100। ये से ये कट गया यानी 5/7। इसका भी हमारा फ्रैक्शन निकल आया। अब देखो कितना आसान होने वाला है। ठीक है, अगर ये यही तरह रहता तो आप कैसे लगाते हैं? अब फ्रैक्शन में बन गया। अब आप सीधा देख लीजिए प्राइस हमारा कितना है। अब आपको एक चीज़ और दिमाग में, जो यहाँ पर नीचे लिखा रहता है ये कुल मान होता है। हमारा जो प्राइस पहले था वो हमारा 8 था। पहले की हमारी प्राइस जो कुल थी वो 8 थी। अब वो क्या हो रही? कम हो रही। इसमें देखो पहले लिखा है, पहले वाला भाग है, कम हो रही, तो यानी 5 हो गई, 3 कम हो गया 8 से। और ये कंजम्पशन यानी जो खपत है ये पहले क्या थी?
7 थी और अब बढ़ गई 7, 5, 12। ठीक, तो अब खर्चा ये कब बनेगा, जब दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 सते 56 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखो कितना बढ़ रहा है, पहले से ये कितना बढ़ रहा है, देखिए 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 4, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, 4 बढ़ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में, और ये मेन अपनी वैल्यू है। ठीक है, और बटे 100 ये हो गया। अब आप इसको हल कर सकते हैं। 4 एक कम 4 और 4 चौक 16, यानी 100/40 ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो और भी आप काट सकते हो। ठीक है, और भी काट सकते हो, कितना, 50/7। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के 1-2 सवाल और आप देख लीजिए। ठीक है, और आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, एडजस्ट कर लेना। जैसे चाय की कीमत, ठीक है, चाय की कीमत दिया गया है, यानी प्राइस है 7.69% ये दिया गया है। ठीक, और तो लिखा है चाय की खपत में एक व्यक्ति को कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, यानी एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, यानी उसका खपत पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिसके उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये बोल रहा है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट होगा तो इस दशा में क्या होगा, जो प्राइस होगा उसका जो खपत होगा वो उसका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, यानी उसका उल्टा होगा। तो ये इसको देखिए हमने बताया था, इसका 1/13 होता है, इसे आप याद कर लेना। ठीक, तो अब देखिए कितना आसान हो गया। अगर हम प्राइस का रेशियो बताएं तो ये वृद्धि हो रही कि कमी हो रही, ये वृद्धि हो रही, बढ़ रहा है। तो बताओ 13 से क्या हो जाएगा, 13 से 14 हो जाएगा। तो इसमें अगर खर्चा नियत है तो हम पहले ही बताए हैं, फिर इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 14 से 13 हो जाएगा। ठीक, उल्टा हो जाता है। अब आप देखिए ये 14 से 13 है, यानी 1 की वृद्धि हुई 14 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, यानी इसमें भी 100/14, यानी 50/, ठीक, 14। और भी इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही सवाल आपको मिलते रहेंगे और बहुत सारे सवाल हैं। और सवाल इसको बताने के जस्ट हम फिर से आपको एक बार ज़रूर उस दशमलव को भिन्न में बदलने का फिर से हम आपको प्रयास थोड़ा सा कुछ बताने वाले हैं, जिससे आपको आसान, जैसे हम आपको 0.14 बताए थे। ठीक है, 0.14 इसका हम बताए थे कि 1/7 होता है। एक याद करो, अनेक हो जाएंगे। ठीक, चलो इसके हम गुणज विधि करते हैं। क्या करते हैं, गुणज करते हैं। जैसे इसमें एक गुणज है तो ये इतना हो गया, उसी प्रकार हम 2 गुणज करेंगे। इसका 2 गुणज यानी 0.28 है। ठीक, तो ये 2/7 हो जाएगा। ठीक, और 42, 14 3 42, 3/7, 14 चौको 56, 56 57 दोनों भी मिल सकते हैं। ठीक है, 4/7, और 70 और 71 दोनों मिल सकते हैं, 5/7। बाकी आप एंड सो ऑन ETC बहुत सारे हो सकते हैं। ये 7 के परिवार से, यानी 14 के गुणज वाले परिवार हैं, उसमें 7 रहेगा। बाकी जितना गुणज रहेगा वो ऊपर फ्रैक्शन में गुणा होता जाएगा। ठीक, तो ये तो अक्सर मिलते रहेंगे आपको। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। अगर यहाँ पर कुछ भी संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 37 है, 38 है, कुछ भी मिल जाए। ठीक है, 42 है तो 42 सही। ठीक है, 1/7 लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हो गया 42.14 है, 42.14 है, तो आप लिखोगे नहीं 42 सही 1/7। ठीक, और इसको तो अब बना ही लोगे फ्रैक्शन में ना, आसान है। इसका गुणा और इसका प्लस करके बटे उतना, और परसेंटेज को 1/100 कर देना है। ठीक, तो एक तो हम इसका बता दिए, दूसरा चलो हम बताते हैं कुछ याद करने वाले 2-4 याद कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है। और इनको हम बड़े अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं,
अंक आगे कुछ भी हो सकता है, बाकी हम दशमलव जो परेशान कर रहा है उसकी परेशानी दूर कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा अगर हम 0.09 की बात कर रहा हूँ तो ये किस प्रकार से बढ़ रहा है, 0.18, 0.18, 19, 9 करोड़ 18, 9 27, 9 चौक 36, ठीक, 9 चौक 36, 9 पचे 45, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ेगा। इसका 1/11, इसका 2/11, इसका 3/11, इसका 4/11, इसका 5/11, ठीक है। इसी प्रकार 0.11 का बता दे रहे हैं, 0.11, 0.22, 0.33, 0.34, ओह 44, 11 पचे 55 और 11 छक्का 66, इसको बना सकते हो। अगर ये 9 के परिवार का है तो वो भिन्न में 11 सब में जाएगा, ठीक है। गुणज 1 2 3 वो तो जान ही रहे हो। इसका 1/9 से जाएगा, ठीक है। और इसका 2/9 हो जाएगा, इसका 3/9 हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, 1/9 इसका हो जाएगा, हाँ इसका भी हो जाएगा, गिर चौक 44 यानी 4/9 हो जाएगा, इसका 5/9 हो जाएगा, इसका 6/9 हो जाएगा, 3 2 6 3 3 9, ये भी हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। और भी जो कठिन भिन्न है उन्हें आप बना सकते हैं। इसके सामने कोई भी संख्या बन सकती है और भी अनेक आप बन सकता है, और बाकी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और पहले जो हम वीडियो बना सकें उसको भी भली भांत देख लेना। भाई राम राम, राधे राधे, और सभी लोग खुश रहें और अच्छे से घर पे पढ़ाई करें। बस धन्यवाद। और यदि आपको ये लग रहा है कि ये कंटेंट तो हमें और कोई नहीं दे रहा था, हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया, और कुछ चीज़ें परसेंटेज की बहुत ही आसान हो रही हैं, तो निश्चित है लास्ट में आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना है। और शेयर उन खास लोगों के साथ शेयर करना है जो इस चीज़ की कीमत समझें और इसे देखें, ठीक है। और दूसरे लोगों को शेयर करें, उन्हीं के पास शेयर करना है, ऐसे फर्जी जगह आपको नहीं शेयर करना है, ठीक। धन्यवाद और टेक केयर।